ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस के हिसाब से अगर बिंदुओं को देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई आपने कहा कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, अर्थ की स्टडी करनी है, ठीक है ना। अर्थ को डिफाइन किया गया स्फेयर के रूप में, गोले के रूप में, ठीक है। स्फेयर, रिंग और सर्किल, इन तीनों का अंतर भी पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। स्फेयर अपने आप में 3D इमेज में होता है। 3D का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई का भाव, ठीक है ना। 3D इमेज यानी जब हम किसी समतल सतह पर, आपकी कॉपी हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, दीवार हो सकती है, बुक हो सकती है, मैं उस सतह पर, उस सरफेस पर जब कुछ हम प्रदर्शित करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ स्केलेटन बनाते हैं, तो वो 2D इमेज होती है, द्विविमीय। द्विविमीय मतलब दो आयामी, दो आयामी का मतलब 2 डायरेक्शन, 2 दिशाओं में प्रसार, लंबाई और चौड़ाई, ये प्रसार होता है, तो ये द्विविमीय प्रसार होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, अर्थात अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई के रूप में आपने इसको दर्शा दिया, ये सर्किल है, ठीक है ना। इसमें ऊंचाई, इसकी मोटाई का कोई महत्व नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब आप पेरिफेरी पार्ट ऑफ ए सर्किल की लेते हैं, यानी पेरिफेरी पार्ट का मतलब किसी भी वृत्त के, ये तो हो गया वृत्त यानी सर्किल जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है ना। और जब पेरिफेरी पार्ट ऑफ ए सर्किल यानी किसी वृत्त का बाह्य भाग, उसका परिधीय भाग, सरकम पार्ट यानी उसका आउटर पार्ट, आउटर पार्ट जब लेते हैं तो ये होता है रिंग, यानी जिसे आप वलय कह रहे हैं, ये होता है वलय, रिंग। तो आप क्या कहते हैं, ये दोनों कहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, ये दोनों फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, मतलब 2D लंबाई और चौड़ाई पर। लेकिन जब आप इसको इस गोले के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जब आप इसको बॉल के रूप में बताते हैं या ग्लोब के रूप में बताते हैं, तो ये 3D इमेज आ जाती है, त्रिआयामी सतह। तो हम जो अध्ययन कर रहे होते हैं वो इस 3D इमेज का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब स्फेरिकल या गोलाकार या मंडलाकार पृथ्वी, स्फेरिकल या गोलाकार या मंडलाकार पृथ्वी के ऊपर हमें कौन कौन सी आकृतियां मिलती हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। यहां पर 3 प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, 3 तरीके की यहां पर आकृतियां मिलती हैं। नंबर 1 तो हम कहते हैं कि गोलाकार पृथ्वी के चारों तरफ एक इस प्रकार का छिलके वाला हिस्सा, जिसमें यह ऊपर उठा हुआ भाग या धंसा हुआ भाग होता है। तो इस प्रकार का चारों तरफ का ऐसा जो भाग होता है, ये अपने आप में ये उठा हुआ भाग एंटीक्लाइन कहलाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अपनति, उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अपनति या एंटीक्लाइन। और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं सिनक्लाइन यानी अभिनति। नति का मतलब ढाल, नति का मतलब ढाल, क्लाइन मतलब ढाल, स्लोप, ठीक है ना। तो कौन सा स्लोप, ऊपर उठा हुआ अपनति एंटीक्लाइन, और धंसा हुआ अभिनति यानी सिनक्लाइन। तो हम कह रहे हैं कि अपनति और अभिनतिक भाग ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अगर हम अर्थ के स्फेयर को, पृथ्वी के इस गोले को अगर ऑरेंज या नारंगी की तरह लें, ऑरेंज या नारंगी की तरह लें, तो उस ऑरेंज या नारंगी के ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलका ही अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिलेटेड टू क्रस्ट, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, ये कहलाता है क्रस्ट। हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं, लेकिन आप इसको इसी नाम से ध्यान रखें, टेक्निकल टर्म ये, हिंदी वाले नाम इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट कहलाता है। तो क्रस्ट क्या हुआ, इस ऑरेंज टाइप अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपरी भाग जो छिलका है, इसी छिलके में क्या है, इसी छिलके में अपने यहां पर इस तरीके से ये ऊपर का भाग, यहीं पर कॉन्टिनेंट है इसी छिलके में, और यहीं पर जो धंसे हुए भाग हैं उनमें जल भर जाता है, ये जल भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। आज से 450 करोड़ साल पहले, जिसे हम करते हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 अरब साल बोल लीजिए, 450 करोड़ साल बोल लीजिए, या 4.5 बिलियन ईयर अगो अगर आप ले लीजिए, तो ऐसी स्थिति में उस टाइम में क्या हुआ कि जब सूर्य से अलग होने वाला पदार्थ, जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, सूर्य से अलग होने वाला, ये सारी चीजें हम लेंगे अभी है ना एक एक करके, अभी तो हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। सूर्य से अलग होने वाला पदार्थ जो कि गर्म था, हॉट मटेरियल था सूर्य, ठीक है, क्योंकि वो खुद एनर्जी जनरेट कर रहा है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सभी इस प्रकार के स्टार जो होते हैं वो खुद न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, फ्यूजन मतलब जुड़ाव, जुड़ाव मतलब संलयन, यानी न्यूक्लियर यानी नाभिक के जुड़ने से यह इस प्रकार से ऊर्जा निर्मित होती है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिक का जुड़ाव कहते हैं, इससे एनर्जी जनरेट होती है। यूनिवर्स के सारे स्टार्स, जिसमें हमारा सूर्य भी स्टार है, सारे स्टार्स में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारे सूर्य से जो ऊर्जा बन रही थी, अगर वो पदार्थ, कुछ पदार्थ सूर्य से अलग हो गया,
जो पदार्थ अलग हो गया, अगर वो पदार्थ जब सूर्य से अब ऊर्जा नहीं लेगा तो लेयर बाय लेयर ठंडा होने लगता है, परत दर परत रूप में इसमें ठंडे होने की प्रक्रिया, यानी इसमें यह शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठंडे होने की प्रक्रिया में अब ऊपरी भाग में सलवटें पड़ने लगती हैं। जो सिकुड़ने या सलवटें पड़ रही हैं वो कैसे पड़ रही हैं? जब ये पदार्थ ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब इसको एनर्जी तो मिल नहीं रही और लेयर बाय लेयर करके ठंडा हो रहा है, इसलिए इस क्रम में केवल अपर मोस्ट पार्ट ही अभी ठंडा हो पाया है, इनर पार्ट जो है अभी प्रॉपर ठंडा हो नहीं पाया है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको मुख्यतया मेनली हम 3 पार्ट्स में देखते हैं, जिसको आगे चल करके हम इंटीरियर अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ये है कि ये आपने ऊपर जो सलवटें पड़ी हैं, इसको आपने उठे हुए भाग को, इस छिलके के उभरे हुए भाग को, इसके यहां आपने एंटीक्लाइन कहा, इसे अपनति कहते हैं, या धसे हुए भाग को जिसे आप अभिनति कहते हैं, सिनक्लाइन कहते हैं। ठीक है ना? यहां पर लगातार ये जो ठंडी होती हुई पृथ्वी है, ध्यान देना इसको भी, कि लगातार जो ठंडी होती हुई पृथ्वी है, इस ठंडे होने के क्रम में इसमें से गैसियस या वाष्प या भाप निकली, इसे भाप निकली ना, ये भाप अर्थ की ग्रेविटी के कारण से उसके चारों तरफ लिपटी रह गई। ये जो चारों तरफ लिपटी रही है, इस भाप को ही हम आगे चल करके ये कहते हैं कि यही बादलों के रूप में, क्लाउड के रूप में बन करके ये धीरे धीरे करके हजारों साल में ठंडा होकर के इसने लाखों वर्षों तक वर्षा की, लाखों वर्षों तक वर्षा की, लाखों वर्षों की वर्षा से प्राप्त होने वाला जो जल है वो इस सिनक्लाइन वाले पार्ट में, यानी इस अभिनति वाले भाग में, मतलब गड्ढे वाले भाग में यह इस प्रकार से जल इकट्ठा हो गया। तो ये हिस्सा बन जाता है जलमंडल का। कौन सा हिस्सा बन गया? जलमंडल का, यानी हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर यानी गोला, तो वह भाग जो कि जल का मंडलाकार यानी स्फेरिकल पार्ट है। हाइड्रो आप जल से संबंधित मान रहे हैं, और स्फेरिक पार्ट मतलब गोलाकार पृथ्वी यानी स्फेरिकल अर्थ, यानी मंडलाकार पृथ्वी के चारों तरफ जल का यह मंडलाकार भाग हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो आपने यहां पर क्या कहा? आपने यहां पर कहा कि इस एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन वाले पार्ट में, इस अभिनति और अपनति वाले भाग में, उठे हुए और धसे हुए भाग में, इस भाग में एक तो आपने जलमंडल का अध्ययन किया, यानी जिसे आप हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, इसका अध्ययन किया। एक आप यहां पर ये कहते हैं कि जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग जो अपनति कहलाता है, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट बनता है, यानी जो हिस्सा जलमग्न हो गया, ठीक है ना, वो तो ओशियन पार्ट बन गया, लेकिन जो हिस्सा ऊपर उभरा हुआ रहा वह कॉन्टिनेंट का पार्ट बनता है। धीरे धीरे करके ये करोड़ों साल में कॉन्टिनेंट डेवलप हुए, मतलब मेन पार्ट तो यह है कॉन्टिनेंट का है ही है। जो मेन पार्ट कॉन्टिनेंट का होता है उसके लिए भी एक टर्म ध्यान कर लीजिए, उसके लिए भी एक शब्द ध्यान कर लीजिए, उसे शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि कॉन्टिनेंटल शील्ड। आपने कई बार पढ़ेंगे, आप भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? पेनिनसुलर शील्ड यानी प्रायद्वीपीय शील्ड, भारत की भारतीय प्रायद्वीपीय शील्ड या कनाडियन शील्ड, इस तरीके से नाम लेंगे। तो शील्ड का मतलब हो गया प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी यह महाद्वीप का प्रारंभिक भाग है, प्रारंभिक भाग या कोर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीपों का जो कोर पार्ट है। कोर मतलब मेन, कोर का मतलब होता है केंद्र, कोर का मतलब होता है केंद्र। चाहे आम की जो गुठली होगी वो उसका कोर होगा, चाहे पपीते का खाली खोखला भाग होगा वो कोर होगा, या अर्थ का